नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लस्टरिंग के मेथड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के चैलेंजेस को समझेंगे और फिर समझेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ये हमने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज लर्निंग पिछले मॉड्यूल्स में समझी थी। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग का मेथड है। उसके बाद हम क्लस्टरिंग की डेफिनेशन, एक अच्छे क्लस्टरिंग मेथड के क्या एट्रीब्यूट्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, हम उसके बारे में समझेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके चैलेंजेस की भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम हार्ड और सॉफ्ट क्लस्टरिंग की बात करेंगे और हम डिफरेंट क्लस्टरिंग के पैराडाइम्स को भी समझेंगे। तो क्लस्टरिंग के भी ढेर सारे मेथड्स हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो हम उन पैराडाइम्स या उन कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे अंत में हम क्लस्टरिंग के इवैल्यूएशन के एक मीट्रिक की बात करेंगे जिसे कहते हैं सिलहोटे स्कोर। तो आइए शुरू करते हैं। हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड बहुत डिटेल में समझा और उसके बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं। अभी तक हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के ही सुपरवाइज लर्निंग के सभी मेथड्स को देख चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और ये समझते हैं कि इन मेथड्स के चैलेंजेस क्या हैं। तो एक चैलेंज तो ये होता है, जो कि अगर हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की बात करें तो हम ये कहते हैं, अगर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन बना रहे हैं या हम डिसीजन ट्री बना रहे हैं या कोई भी हम क्लासिफायर या रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि डेटा के साथ हम डेटा में से फीचर्स निकालते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग, ये अपने आप में फीचर लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग अपने आप में पूरा ही एक मशीन लर्निंग का डोमेन है, क्योंकि ये हमेशा ट्रिकी होता है। जनरली डोमेन के हिसाब से या डोमेन एक्सपर्ट बता पाता है कि इस डोमेन में, इस एप्लीकेशन पे कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल डीप लर्निंग के मेथड्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं और डीप लर्निंग के मेथड्स की एक बड़ी पॉपुलैरिटी का कारण ये भी है कि कई बार अब हम इसमें रॉ डेटा डाल देते हैं और कहते हैं कि उसमें से फीचर्स हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट फीचर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। उसके साथ ही अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं, जैसे एसवीएम हुआ, डिसीजन ट्री हुआ। तो हम इनमें से कौन सा मॉडल चूज़ करें जो कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये मॉडल सिलेक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। फिर इंटरप्रेटेबिलिटी, क्या हर मॉडल इंटरप्रेटेबल है? अगर तो वो डिसीजन ट्री है तो शायद वो रूल बेस्ड है, तो इसलिए हम उसको उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन देख पाते हैं। लेकिन हर मॉडल इंटरप्रेटेबल होगा ऐसा नहीं है। ऑल्दो आज की डेट में हम पोस्ट हॉक एनालिसिस, या जिसे कहें कि जब हम मॉडल बना लेते हैं उसके बाद हम उसका इंटरप्रेटेबिलिटी या एक्सप्लेनेबिलिटी एनालिसिस भी करने लगे हैं, जिसे कई मेथड्स आ गए हैं, शेप, लाइम एट्सेट्रा, उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इन जनरल हम फिर भी कहेंगे कि थोड़ा इंटरप्रेटेबिलिटी में इशू रहता है और उसके अनलेस एंड अनटिल हम उसके बहुत एडवांस्ड मेथड्स बना ना लें और उन पे अप्लाई ना करें, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज रहता है। फिर कई बार अगर हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं तो हमने समझा कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के चैलेंजेस होते हैं। वो दोबारा इसी कारण होते हैं कि हमें पता नहीं कि क्या साइज ऑफ द मॉडल हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, या हम कौन सा मॉडल सेटअप करें जो हमारे डेटा को ठीक से कैप्चर करेगा। और सबसे बड़ा रीज़न जिसके कारण हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग से अनसुपरवाइज की तरफ जाते हैं, उसे हम कहते हैं लैक ऑफ लेबल डेटा। तो जनरली हम ये पाते हैं कि हमारे पास डेटा तो बहुत सारा होता है, जैसे कि मेडिकल डोमेन में भी हमारे पास डेटा तो काफ़ी सारा है, लेकिन उसमें एनोटेशन डालना और उसमें लेबल डालना एक ट्रिकी और एक्सपेंसिव मेथड होता है। तो जनरली हमारे पास लेबल डेटा और प्रॉपरली क्यूरेटेड, हम इसे कई बार कहते हैं क्यूरेटेड डेटा, लेबल्ड और क्यूरेटेड डेटा हमारे पास थोड़ा होता है। तो अगर हमारे पास डेटा थोड़ा है, देन उस समय हम उसको किस तरीके से एक अच्छा मॉडल बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर सफिशिएंट डेटा नहीं है तो हमारा मॉडल, हम अप्रोप्रिएटली अपने मॉडल को ना बना पाएं। तो अब हम समझते हैं कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग किसे कहते हैं। तो अब हमें लेबल चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब है, अगर हमारे पास थोड़ा सा लेबल था और बहुत सारा अनलेबल डेटा था, तो हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हम कहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है हम उसे बिना लेबल के देते हैं। और सपोज़ करिए कि हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 2 ही क्लस्टर बनाने हैं। तो हम मान के चलेंगे, इम्प्लिसिट ये हमारी अजम्पशन होगी कि जब वो 2 क्लस्टर बनाएगा तो वो 2 क्लास स्पेसिफिक क्लस्टर बना देगा। एक क्लस्टर एक क्लास के सैंपल्स को पकड़ेगा और दूसरा क्लस्टर दूसरे क्लास के। क्यों?
क्योंकि हो सकता है कि वही फीचर्स वो हमारे डेटा में होने चाहिए, वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि उनको दो भागों में बांट देंगे। तो अब क्या है कि ट्रेनिंग डेटा अब हमारे पास अनलेबल्ड है। तो टास्क क्या है हमारे पास कि हमें क्लस्टरिंग करनी है, और क्लस्टरिंग किस तरह की करनी है कि जो डेटा सैंपल्स एक तरह के हैं हम उनको एक ग्रुप में क्लस्टर कर दें। और यहाँ पर हम और क्लस्टरिंग का क्या टास्क होता है, कई बार हम क्लस्टरिंग को डिमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आउटपुट जो होगा, हमारे इनपुट में बहुत सारे फीचर्स थे, लेकिन अब हमने आउटपुट निकाला जिसने हमारे फीचर रिड्यूस कर दिए, जो कि हम आराम से अब हैंडल कर पाएंगे। तो क्लस्टरिंग इन दोनों तरह के टास्क को करने में सक्षम है। तो अब हम एग्जाम्पल, जैसे ये हमने अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखा है, तो यहाँ पर हमने जैसे किया कि हमने कहा बाइनरी क्लासिफिकेशन है और हम क्लस्टरिंग करना चाहते हैं ऑफ सिमिलर फ्रूट्स। तो यहाँ पर वन इज मैंगो एंड अनदर इज चेरी। तो हमने उसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने उसको लेबल्ड फैशन में लेबल डेटा देते हुए सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग के फैशन में हमने उसे ये रिजल्ट नहीं लिया, बल्कि हमने सारा ही ट्रेनिंग डेटा इकट्ठा अपनी एल्गोरिथम को दे दिया और उसको कहा कि वो दो क्लस्टर में उन्हें डिवाइड कर दे। अगर वाकई ही वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिकली डिस्टिंक्ट हैं तो वो अपने आप दो क्लस्टर में बट जाएंगे। तो अब मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन है क्लस्टरिंग की कि हम सिमिलर डेटा सैंपल्स को या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं और डिसिमिलर को हम दूसरे ग्रुप में रखना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कई बार हम ये भी कहते हैं कि अगर हमने दो क्लस्टर बनाए तो हम विद इन अ क्लस्टर तो हम उसको डेंस चाहते हैं, उसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा चाहते हैं, तो वो पास पास हों। लेकिन अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, वो हमारे थोड़े ज़्यादा दूर हो जाएं ताकि बिल्कुल डिस्टिंक्ट वो बट जाएं हमारे दो भागों में, अगर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन या दो क्लस्टर्स की प्रॉब्लम है। तो एक एप्लीकेशन हो सकता है कि अगर कोई इंश्योरेंस फर्म है तो वो कस्टमर्स को किस तरीके से वो इंश्योरेंस पॉलिसी डिज़ाइन करे, तो वो हो सकता है कस्टमर्स को डिफरेंट क्लस्टर्स में पहले बांट ले और फिर देखे कि एक क्लस्टर के कस्टमर्स के क्या एट्रीब्यूट हैं और उसके हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें। अभी इसमें क्या होता है कि क्लस्टरिंग एक और एप्लीकेशन में यूज़फुल हो सकती है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आउटलायर्स क्या हैं। तो हो सकता है कि ये सैंपल बिल्कुल ही कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट है, जो कि हम अगर सुपरवाइज लर्निंग करते तो हो सकता है कि हमारे रिजल्ट को ऑल्टर करता। तो कई बार ये आउटलायर डिटेक्शन में भी क्लस्टरिंग के मेथड काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं दलीप सिंह राणा को, जिनको ग्रेट खली भी कहा जाता है। तो जिस समय 2017 में WWE रेसलिंग कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें पाया गया कि उनकी हाइट कैरेक्टरिस्टिकली बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसमें आए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको हम एक डेटा सैंपल माने तो ये हो सकता है कि ये एक आउटलायर था बाकी के पूरे डेटा में। तो अब डेफिनेशन क्या है, क्लस्टर हम किसे कहेंगे, जिसमें कि हम कहेंगे कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हमने ग्रुप कर दिया, उसको हम कहेंगे क्लस्टर। और क्लस्टर एनालिसिस का मतलब क्या है या क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि अब ये प्रोसेस हम एक अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि हम पार्टीशनिंग या ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा सैंपल्स करेंगे इन डिफरेंट सबसेट्स, और हर सबसेट के अपने कुछ एट्रीब्यूट होंगे जिसके बेस पे हम कहेंगे कि ये एक सब ग्रुप बनाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं होती। जनरली तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में ऐसा भी होगा कि आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे कितने क्लस्टर बनने चाहिए। तो उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से आइटरेटिव हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लस्टर्स निकालते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही एक एप्लीकेशन में पता है कि आप इतने क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं तो वो एल्गोरिथम के लिए और आसान हो जाता है कि आप उसी नंबर के लिए क्लस्टरिंग का परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं। टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है कि आप स्टैंड अलोन एक टूल बनाना चाहते हैं जिसमें कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की इनसाइट देखना चाहते हैं, डेटा किस तरह डिवाइडेड है उसको देखना चाहते हैं। कई बार काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स में इसको प्री प्रोसेसिंग स्टेप की तरह भी देखा जाता है। तो एक अच्छे क्लस्टरिंग मेथड के क्या एट्रीब्यूट्स या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो एक गुड क्लस्टरिंग मेथड क्या होगा कि वो
क्लस्टर्स जो एक क्लस्टर बना उसमें ऑब्जेक्ट्स को बहुत पास में रखेगा या उनमें विद इन क्लास सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अक्रॉस डिफरेंट क्लस्टर्स, दो अलग अलग क्लस्टर्स के बीच में दूरी भी ज़्यादा होगी। या हम कहेंगे कि दो अलग अलग क्लस्टर्स की सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगी और दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वो क्या करेगा, वो हमें वो हिडन पैटर्न ढूंढने में मदद करेगा जिसके बेसिस पे ये हमारा क्लस्टरिंग हो पा रहा है। तो इसका मतलब इस तरह के पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। क्लियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करेगा, हमें पता लगेगा कि हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर पूरे फीचर स्पेस में, ये कहाँ पर किन फीचर्स के ऊपर बैठा हुआ है और कहाँ पर उसका विजुअलाइजेशन है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। इसी तरह अगर वो क्लस्टरिंग का मेथड स्केलेबल भी है तो इसका मतलब अगर हमारे ज़्यादा डेटा है तो उसके साथ भी वो कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट मैनर में लार्ज डेटा सेट को भी हैंडल कर पाएगा। और एक क्लस्टरिंग मेथड में क्या खूबी होनी चाहिए कि वो नॉइज़ से भी रोबस्ट हो। आपका कुछ डेटा आया जिससे आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ डेटा काफ़ी नॉइज़ी हो, तो नॉइज़ी डेटा को भी हैंडल करते हुए वो प्रॉपरली उसे हैंडल करे और फिर एक अच्छी क्लस्टरिंग करे, ताकि जब फ्यूचर में नए डेटा से आप उसकी प्रिडिक्शन लें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। और क्या होगा, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। हमारे पास जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो कई बार हमारे पास एक ही डेटा सेट में कंटिन्यूस फीचर भी हैं, कुछ फीचर कंटिन्यूस हैं, कुछ कैटेगोरिकल हैं, कुछ बाइनरी हैं, येस और नो की फॉर्म में। एक मिक्सचर ऑफ हमारे पास फीचर्स होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स के होते हैं। तो एक अच्छी क्लस्टरिंग मेथड इन सभी डेटा टाइप्स को भी हैंडल कर पाने में सक्षम होनी चाहिए। उसके साथ ही इंटरप्रेटेबिलिटी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब डोमेन एक्सपर्ट्स उस मेथड के साथ लैच ऑन कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे और उसके इन्फ्रेंस को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो अब एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन दिया, अगर इंश्योरेंस का है तो हो सकता है कि कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन आपको करनी है, आपको डिफरेंट कस्टमर टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके आधार पे आप उनके डिफरेंट तरह की पॉलिसी बना सकते हैं। इसी तरह अगर इमेज हो तो इमेज में हम सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि एक तरह के इंटेंसिटी प्रोफाइल के पिक्सल्स को इकट्ठा कर दे और दूसरी तरह के इंटेंसिटी प्रोफाइल के पिक्सल्स को इकट्ठा कर दे, तो ये एक क्लस्टरिंग का मेथड हो गया। लेकिन वो क्लस्टरिंग अब हमें ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन भी करने देगी। उसके साथ ही अब जैसे हम जीनोमिक्स में बात करते हैं तो कई बार हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास हो सकता है कि माइक्रो एरे का डेटा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन लेवल्स हैं और ये एक्सप्रेशन लेवल्स किसी डिजीज़ के साथ चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इन एक्सप्रेशन लेवल्स को देखते हुए भी क्लस्टरिंग के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और वो हमें ये बता सकता है कि कौन सी जीन्स बहुत हाईली डिसरेगुलेट हो गई हैं, जो कि हमें डिजीज़ में इन्फरेंस ड्रॉ करने में मदद कर सकता है। इसी तरह हम एनोमली डिटेक्शन के लिए क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या नेटवर्क में इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए भी हम क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंडर सिस्टम्स बना सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम नेटफ्लिक्स पे मूवी वॉच कर रहे हैं तो अगर हमने एक मूवी वॉच करी तो उसी तरह की वो सिमिलर मूवीज़ की हमें रिकमेंडेशन देने लगता है। इसी तरह अगर आप अमेज़ॉन पे कुछ खरीदते हैं तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की आपको रिकमेंडेशन दिखाने लगता है। तो ये रिकमेंडर सिस्टम्स भी आप क्लस्टरिंग से बना सकते हैं। इसी तरह सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी किया जा सकता है। अब क्लस्टरिंग के चैलेंजेस क्या हैं? जो एक थोड़ा सा बड़ा सा चैलेंज होता है, अगर आपको अपने एप्लीकेशन में अपफ्रंट ये नहीं पता कि आपके कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए, तो थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको कैसे पता लगे कि कितने मेरे क्लस्टर्स पे मुझे रुक जाना है। क्योंकि एक तरीके से आप कहें तो अगर हर डेटा पॉइंट एक अलग क्लस्टर में बैठ गया तो भी वो क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम मानी जाएगी, क्लस्टर कर दिए उसने। तो आपके कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हों, तो ये एक इशू होता है और उसको हम अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। इसी तरह अब आइडियल डिस्टेंस मीट्रिक क्या है, क्योंकि क्लस्टरिंग करते समय वो डिस्टेंस मीट्रिक का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से दो डेटा सैंपल्स पास हैं और कौन से दूर हैं और उनको अलग अलग क्लस्टर्स में डालना है या एक ही क्लस्टर में डालना है।
तो डिस्टेंस मीट्रिक के भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप बहुत सारे डिस्टेंस मीट्रिक्स देख सकते हैं, लेकिन कौन सा आइडियल डिस्टेंस मीट्रिक है जो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेड हो, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग की आर्ट होती है, जिसको आप आप जब आप बार बार कुछ टास्क को करते हैं तो उसके बाद आप उसको समझ पाते हैं कि किस तरीके से आप अपना डिस्टेंस मीट्रिक चूज़ करें। इसी तरह अगर आपका हाई डायमेंशनल डेटा हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्लस्टरिंग कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव हो जाएगी या कॉम्पिटिशनली इंटेंस हो जाएगी, और उस समय हम कहते हैं कि डेटा हमारा सफ़र करता है विद द कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी। तो कई बार हम डिमेंशनैलिटी रिडक्शन पहले ही कर देंगे, उसके बाद क्लस्टरिंग करेंगे, या हम उस दौरान भी कर सकते हैं। डेटा क्वालिटी, तो अगर हमारी डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है, डेटा बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है या डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, तब भी क्लस्टरिंग की मेथड को चैलेंज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अब उसमें डेटा सैंपल्स की मिक्सिंग होने लगे, एक क्लस्टर में डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के भी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी एक ही क्लस्टर में आने शुरू हो जाएं। तो डेटा क्वालिटी एक अपने आप में चैलेंज होता है। इन जनरल हम ये कहेंगे कि मशीन लर्निंग का, चाहे वो सुपरवाइज टास्क है, चाहे वो अनसुपरवाइज टास्क है, किसी भी तरह का टास्क है, डेटा क्यूरेशन कम्स एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका डेटा अच्छा बना हुआ है तो आपके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। अगर आप डेटा पे अटेंशन नहीं डालते हैं, डेटा को शुरू में नहीं देखते हैं, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये हमने पीछे भी एक सेशन में इलेबोरेटली डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग के टिप्स डिस्कस किए थे। तो डेटा क्यूरेशन और डेटा प्रिपरेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आर द मस्ट टू डू एनी मशीन लर्निंग टास्क, वो आपको जरूर करने चाहिए। और अंत में क्लस्टरिंग के मेथड को भी हमें इंटरप्रेटेबल बनाना है, या हम इंटरप्रिटेशन कैसे देखें। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमने क्लस्टरिंग किया तो हो सकता है हमने 2 मेथड से क्लस्टरिंग किया। अब मेथड 1 किसी क्लस्टर को कह देगा क्लस्टर 1, लेकिन वही क्लस्टर हो सकता है मेथड 2 में क्लस्टर 7 बन जाए। तो अब आप कैसे, जब आप 2 क्लस्टरिंग के मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाला क्लस्टर जो है एक्चुअली यहाँ पर जाके ये क्लस्टर बन गया है। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज होता है जो आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं 2 तरह की क्लस्टरिंग की। इन जनरल हम कहते हैं 2 तरह की क्लस्टरिंग है, हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड से तो आपको, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स बना दो। तो हम उसको कहेंगे, उसमें एजम्पशन क्या है हमारी? एजम्पशन ये है कि हर डेटा पॉइंट सिर्फ एक ही क्लस्टर को बिलोंग करता है। सॉफ्ट क्लस्टरिंग को हम कई बार कहते हैं फजी क्लस्टरिंग। अब हम ये कह रहे हैं कि एक डेटा पॉइंट एक से ज़्यादा क्लस्टर्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी एक क्लस्टर में वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बिलोंग करता है, लेकिन बाकी दूसरे तीसरे क्लस्टर को थोड़े कम कॉन्फिडेंस से बिलोंग करता है। लेकिन एक डेटा पॉइंट मल्टीपल क्लस्टर्स को बिलोंग कर सकता है, क्योंकि इसकी भी अपनी यूटिलिटी है। अगर आपके डेटा पॉइंट्स बहुत क्लोज टुगेदर हैं तो ऐसा हार्ड क्लस्टरिंग को बहुत चैलेंज आएगा। हो सकता है वो 2 में बांट ही ना पाए, या उनको सारी डेटा पॉइंट्स को एक ही में डिवाइड कर दे। जबकि सॉफ्ट क्लस्टरिंग ये कहती है कि आप तब भी क्लस्टरिंग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सैंपल्स किसी एक क्लस्टर को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो के मीन्स हमारा हार्ड क्लस्टरिंग का एक एग्जाम्पल है, जबकि गॉसियन मिक्सचर मॉडल हमारे सॉफ्ट क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल है। हार्ड क्लस्टरिंग सिंपल होती है, इंटरप्रेटेबल होती है, क्योंकि क्लस्टर तो बिल्कुल ही सेपरेट हैं, उनमें कोई भी डेटा पॉइंट ओवरलैप नहीं कर रहा, तो अच्छे से इंटरप्रेटेबल होती है। जबकि अगर हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग की बात करें, फ्लेक्सिबल तो होती है, लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी होती है, क्योंकि अब एक डेटा सैंपल मल्टीपल क्लस्टर्स को बिलोंग करने लगा है। तो अब इनके डिसएडवांटेज देखें तो हार्ड क्लस्टरिंग जनरली ओवरलैपिंग क्लस्टर्स में सूटेबल नहीं होती, या ओवरलैपिंग जहाँ डेटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर सूटेड नहीं होती, जहाँ बिल्कुल क्लोज टुगेदर हैं डेटा पॉइंट्स, और हो सकता है कि वो बड़ी नीटली सेपरेट ना हो सके, तो वहाँ पर हमारी हार्ड क्लस्टरिंग हम प्रेफर नहीं करते। जबकि अगर जो हमारी सॉफ्ट क्लस्टरिंग है उसका भी अपना चैलेंज है कि वो जनरली कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अब आप 2 एग्जांपल्स हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो पहले केस में हमारी हार्ड क्लस्टरिंग है, क्यों? क्योंकि हमारी कैंडीज़ हैं और स्टार्स हैं, और दोनों फीचर स्पेस में बहुत ही दूर दूर हैं। तो एक्स और वाई यहाँ पर फीचर्स हैं जिस पूरे स्पेस में ये दूर दूर हैं। तो हम यहाँ कहेंगे एक्स वाई टपल जो है हमारा, दीज आर फीचर्स ऑफ द डेटा। ठीक है। अब हम
दूसरे ग्राफ को देखते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं, तो अब भी हमारी कैंडीज़ और चॉकलेट्स हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अब हमारे क्लस्टर थोड़े से ओवरलैपिंग हो गए, क्योंकि चॉकलेट कैंडी भी तो हो सकती है, तो चॉकलेट कैंडी चॉकलेट में भी आएगी और कैंडीज़ टोटल कैंडीज़ में भी आएगी। तो ये जो 2 सैंपल्स हैं जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये एक तरीके से ओवरलैपिंग हो गए जो दोनों में जा रहे हैं। तो अब डिफरेंट हम क्लस्टरिंग पैराडाइम को देखते हैं। तो पहला पैराडाइम क्या है? पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग। तो इसमें हम क्लियर पार्टीशंस कर देते हैं अपने डेटा सेट का। तो अगर हमारा डेटा सेट यहाँ पर फीचर 1 फीचर 2 के अक्रॉस है, तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि हमने 3 पार्टीशन बना लिए हैं। तो ये है पार्टीशन 2, पार्टीशन 2 और ये पार्टीशन 1 और पार्टीशन 3। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि 3 नॉन ओवरलैपिंग हमने क्लस्टर्स बनाए, और किस तरीके से? तो हम किसी एक डेटा पॉइंट से शुरू करते हैं जो हम के मीन्स में देखेंगे भी, और फिर हम उसके क्लस्टरिंग कर लेते हैं। तो हमें पार्टीशनिंग करते समय कोई एक मिनिमाइजिंग क्राइटेरिया भी डिसाइड करना पड़ता है, जिससे कि हम फाइनली ये कहेंगे कुछ स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी होगा और कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मिनिमाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट हुआ, जब मीट हो जाएगा तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? के मीन्स, के मीडियोइड्स या पार्टीशनिंग अराउंड मीडियोइड्स और पैम इन शॉर्ट। दूसरा पैराडाइम क्या है कि हम हिरार्किकल एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। अब हिरार्किकल एल्गोरिथम्स में हम कह रहे हैं 2 तरह की होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप्रोच। तो अब उसमें क्या है कि या तो हम यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एग्लोमरेटिव है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये 6 डेटा पॉइंट्स थे और हम धीरे धीरे उनको मर्ज करते जा रहे हैं और हम क्लस्टर्स बनाते जा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? एग्लोमरेटिव में इनिशियली हर डेटा सैंपल को हम एक सेपरेट क्लस्टर मान लेंगे और फिर हम कहेंगे कि किन डेटा सैंपल्स को हम ज्वाइन कर दें तो वो एक क्लस्टर का पार्ट हो जाएगा। तो हम क्लस्टर्स को इस तरह बनाते चले जाएंगे, ज्वाइन करते चले जाएंगे और एंड में हमारा पूरा डेटा एक क्लस्टर भी है। अब आप कहीं पर भी कोई भी क्राइटेरिया रखें, अगर आपने कहा नहीं आपको डेटा के टोटल 3 क्लस्टर बना रहे हैं, तो हो सकता है आपने यहाँ डिवाइड किया, और अगर डेटा के 2 क्लस्टर हैं तो आपने शायद यहाँ डिवाइड किया जिसमें ए और बी सी डी ई एफ अलग हो गए, या आपने अगर यहाँ डिवाइड किया तो एक क्लस्टर है ए, दूसरा है बी सी और तीसरा है यहाँ पर है आपका डी ई एफ, ये तीसरा क्लस्टर है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्लस्टर्स बनाते हैं। और इसके मर्जिंग की क्या टेक्निक्स होती हैं? तो डिफरेंट मर्जिंग की टेक्निक होती हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज। तो सिंगल लिंकेज में आप कहते हैं कि हम मिनिमम डिस्टेंस 2 डेटा पॉइंट्स का देखेंगे और हम फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे 6 डेटा पॉइंट्स हैं तो हम शुरू में ए का बी सी डी ई एफ सबसे डिस्टेंस देखेंगे, इसी तरह बी का सबसे डिस्टेंस देखेंगे, सी का सबसे डिस्टेंस देखेंगे, सारे डिस्टेंसेस को नोट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है, किन 2 डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, उनको हम मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर बी सी और डी ई के बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी कम थे, हमने उन दोनों को मर्ज किया और अब हमने एक ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप को बी सी को हम एक ग्रुप मानेंगे, एक क्लस्टर मानेंगे, और डी ई को दूसरा एक क्लस्टर मानेंगे। अब हम इनसे डिस्टेंसेस देखेंगे, तो यहाँ पर हम मिनिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया बनाते हैं। तो जब बी सी मेरे एक ग्रुप में आ गया और अब मुझे ए का डिस्टेंस देखना है, तो हम ए का डिस्टेंस इसमें बी सी के जो 2 डेटा पॉइंट्स हैं उन दोनों से डिस्टेंस देखेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे सिंगल लिंकेज में। अगर हमारा कंप्लीट लिंकेज होगा तो ए का जब हम डिस्टेंस देख रहे हैं बी सी के क्लस्टर से, तो हम बी से भी देखेंगे और सी से भी देखेंगे और जो डिस्टेंस मैक्स होगा उसको मान लेंगे कि वो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ए, और इस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। एवरेज लिंकेज में हम ए का बी से और ए का सी से दोनों से डिस्टेंस देखेंगे और दोनों डिस्टेंस का एवरेज करेंगे और उस एवरेज डिस्टेंस को हम कहेंगे कि वो डिस्टेंस है बिटवीन ए और क्लस्टर बी सी। इस तरीके से हम इन डिस्टेंसेस का दोबारा सेट बनाएंगे, किस किस का? ए, बी सी, डी ई और एफ का, और फिर देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस मिनिमम है और उस ग्रुप को हम उन डेटा सैंपल्स को हम मर्ज करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। दूसरा है हिरार्किकल का
डिविजिव क्लस्टरिंग। अब हम सारे डेटा पॉइंट्स को एक मान रहे हैं और उसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये पूरा डेटा सेट पूरा एक सिंगल क्लस्टर है और अब हम उनको डिवाइड करते चले जाएंगे और फिर बाद में अगर हमने यहाँ डिवाइड किया और हमने कहा यहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं तो हमारा ए एक क्लस्टर में चला जाएगा और बी सी डी एफ एक क्लस्टर में चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो ए एक क्लस्टर का पार्ट है, बी सी एक दूसरे क्लस्टर का पार्ट है और यहाँ पर डी ई एफ तीसरा एक क्लस्टर बन गया, तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स हैं। तो इस तरीके से हम क्लस्टरिंग को हायरार्किकल में देखते हैं। अब तीसरा एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स। तो डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स में हम क्या कहते हैं कि क्लस्टर्स क्या हैं, आर डिफाइंड एज रीजन्स ऑफ डेटा स्पेस जहाँ पर कि बहुत हाई डेंसिटी ऑफ डेटा सैम्पल्स है। तो बहुत सारे डेटा जो पॉइंट्स हैं जो इकट्ठे कंसंट्रेटेड हैं, हम कहेंगे वो एक हमारा क्लस्टर बन गया। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हमारे स्फेरिकल शेप क्लस्टर्स हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ग्रीन ये वाला एक सेट है जो इकट्ठा बहुत सारे डेटा सैंपल्स इकट्ठे हैं, इनकी डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग किया। इसी तरह तो इसमें भी 2 टाइप्स की तरह हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं आपके क्लस्टर्स या आर्बिट्रेरी शेप्ड हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हमने आर्बिट्रेरी शेप्ड क्लस्टर्स ले रखे हैं और इसमें डीबी स्कैन, ऑप्टिक्स और मेन शिफ्ट क्लस्टरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एक और नेक्स्ट पैराडाइम क्या है, मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम। मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम में हम एक मॉडल मैथमेटिकल मॉडल एक अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम गॉसियन मिक्सचर मॉडल की बात कर सकते हैं। अगर हमने गॉसियन मिक्सचर मॉडल की बात किया तो हम कहेंगे कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारा डेटा एग्जिबिट करता है और उसको हम कह रहे हैं कि वो गॉसियन है। तो सपोज करिए कि हमारा एक ही फीचर था, तो एक ही फीचर को हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डेटा सैम्पल्स में उनके गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हो सकता है हमारे पास 3 क्लस्टर हो, ये क्लस्टर 1 है, ये क्लस्टर 2 है, ये क्लस्टर 3 है और ये हमारे फीचर की, ये हमारी फीचर वैल्यू है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला क्लस्टर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन डेटा पॉइंट्स पे है। तो यहाँ पर जो जितने भी डेटा सैंपल्स हैं उनकी ये फीचर वैल्यू यहाँ पर इतने लोअर वैल्यू पे लाई कर रही है, उसको हम कह रहे हैं क्लस्टर 1। जो कि हायर वैल्यू लाई कर रही है उसको हम कह रहे हैं क्लस्टर 3 जो हमने ग्रीन कलर में डिनोट किया है, और जो हमारी मिडिल में लाई कर रही है उसको हम कह रहे हैं क्लस्टर 2 जो हमने पिंक में डिनोट किया है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी एक डेटा पॉइंट की बात करें, सपोज करें कि हम इस डेटा पॉइंट की, यहाँ के डेटा पॉइंट की बात करते हैं, तो ये डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में इतनी हाइट, इतनी प्रोबेबिलिटी से इस क्लस्टर को बिलोंग करता है, इतनी प्रोबेबिलिटी से क्लस्टर 3 को बिलोंग करता है, इस प्रोबेबिलिटी से क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है, क्लस्टर 2 को बिलोंग करता है, इतने से क्लस्टर 3 को बिलोंग करता है, और अगर इसकी टेल आ रही है तो हो सकता है बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी से वो क्लस्टर 1 को भी बिलोंग करता हो, और तीनों प्रोबेबिलिटी का जब हम सम कर देंगे तो वो टोटल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फजी क्लस्टरिंग है या सॉफ्ट क्लस्टरिंग है। लेकिन हम देख पा रहे हैं जो ये हमने डेटा पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पर जो हमने ये वाला डेटा पॉइंट चूज़ किया, ये जो डेटा पॉइंट है इसको हम देख पा रहे हैं कि एक क्लस्टर 2 को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर डेटा सैंपल्स बहुत पास पास हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि 3 क्लस्टर्स, हमें पता है एप्लीकेशन डोमेन के हिसाब से कि यहाँ पर 3 क्लस्टर बनने चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लस्टरिंग भी कर पा रहे हैं। तो अब हम क्लस्टर इवैल्यूएशन मीट्रिक की बात करते हैं। तो सिलहोटे स्कोर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्लस्टर इवैल्यूएशन मीट्रिक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल तो कोई है नहीं और बिना लेबल के ही हमें पता करना है कि हमने क्लस्टरिंग जो किया वो कितना अच्छा था। तो ये क्या करता है कि ये इवैल्यूएट करता है क्वालिटी ऑफ क्लस्टरिंग। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि ये डेटा सैंपल अब जो बाकी के सैंपल्स हैं इसी क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। जब हमने क्लस्टरिंग कर दिया तो हमने सपोज करिए 2 क्लस्टर बनाए, तो ये इसमें ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं और इसमें ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब हम ये अगर हम इस डेटा पॉइंट को चूज़ करें तो हम देखना चाहते हैं कि ये डेटा पॉइंट बाकी जितने भी डॉट्स हैं, बाकी जितने भी सर्कल्स हैं,
उनसे कितना सिमिलर है, और ये जितने भी ये हमारे पास स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स हैं उनसे वो कितना दूर है। तो हम इस बात को असेस करना चाहते हैं। तो जितनी उसके अपने क्लस्टर से सिमिलैरिटी होगी और जितनी दूसरे क्लस्टर से डिसिमिलैरिटी होगी, उस सारे को हम सब डेटा पॉइंट्स पे अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद हम कुछ एक एवरेज मेट्रिक कंप्यूट करेंगे जिसको हम कहेंगे सिलहोटे स्कोर है, जो हमें बताएगा कि ये कितना अच्छा हुआ। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने एक IH सैंपल उठाया और ये IH सैंपल एक CI क्लस्टर को बिलोंग करता था। तो अब हम सिलहोटे स्कोर इस सैंपल का निकालेंगे। तो इस सैंपल का सिलहोटे स्कोर कैसे निकालेंगे? तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास CI एक क्लस्टर था और सपोज करिए कि हमारे पास CJ बाकी के क्लस्टर्स थे और कैपिटल J जो था ये था 1, 2 और 3। तो इस तरीके से 3 और क्लस्टर थे। तो हम IH सैंपल हमारा जो है वो इस क्लस्टर को बिलोंग करता है और हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये बाकी तीनों क्लस्टर से किस तरह सेपरेटेड है। तो अब हम स्कोर निकालेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है। तो AI क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन द IH सैंपल एंड ऑल अदर सैंपल्स इन CI। तो अगर CI में 4 डेटा पॉइंट्स थे जिनमें कि ये IH सैंपल भी था, तो हम IH सैंपल का डिस्टेंस इन चारों डेटा पॉइंट से देखेंगे। तो एक तरीके से CI हमारे पास, सपोज करिए कि यही हमारा जो क्लस्टर था ये हमारा है CI। अब CI में 5 डेटा पॉइंट्स हैं, ये है हमारा IH सैंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा सैंपल का डिस्टेंस बाकी चारों से हम कंप्यूट करेंगे और फिर उनका एवरेज वैल्यू ले लेंगे, उसे हम कहेंगे AI। अब BI क्या है? BI हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल मीन डिस्टेंस बिटवीन द IH सैंपल एंड ऑल अदर सैंपल्स इन एनी अदर क्लस्टर। तो BI हमने मैथमेटिकली यहाँ निकाला है। तो BI को हम देख पा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं स्मॉल j बिलोंग्स टू CJ। तो CJ कितने थे? हमने कहा 3 और क्लस्टर्स हैं, तो ये CI है। तो हमारे पास टोटल 4 क्लस्टर थे, एक CI है और हमारे पास C1, C2, C3 ये और 3 क्लस्टर्स हैं। तो हम इन सारे क्लस्टर्स को देखेंगे। तो हमने पहला C1 लिया, हमने C1 कंसिडर किया, C1 के सारे डेटा पॉइंट्स देखे और उसमें उसका मीन डिस्टेंस निकाल लिया। तो हमने IH सैंपल का C1 के साथ मीन डिस्टेंस निकाला, फिर हमने I1 का C2 के साथ, C3 के साथ और C3 के साथ, तीनों के साथ निकालने के बाद जिससे हमारा मीन डिस्टेंस मिनिमम आया वो हमने BI वैल्यू रख दी। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, AI और BI। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर D क्या है? D हमारा डिस्टेंस मीट्रिक है और हम मॉड CI किसको कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं कि जो कि हमारे नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ C1। इसका मतलब C1 में जितने एलिमेंट्स है उसे देखें। तो अब हमने इस तरीके से AI और BI निकाल लिया। तो जब AI और BI निकाल लिया, अब हमने 3 कंडीशंस रखी। ये हो सकता है हमारा AI इज लेस देन BI। अगर AI हमारा लेस देन BI है तो सपोज करिए AI हमारा आया 2 और BI आया हमारा 3। अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो इसमें हम जब डालेंगे तो हमारा ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 - 2/3, तो आ गई 1/3। अब अगर हमारा AI इज इक्वल टू BI है तो वो हमारी वैल्यू SI की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर AI हमारा ग्रेटर देन BI है तो सपोज करिए AI था हमारा 3 और BI था हमारा 2। तो अब क्या होगा, तो अब हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को निकालेंगे। तो हम पहले कंडीशन देखेंगे कि AI और BI जब हमने दोनों निकाल लिए तो वो ग्रेटर है, लेस देन है, बराबर है, उस हिसाब से हम SI की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर तो AI जो है हमारा BI से छोटा है तो हमारा हो गया 1 - 2/3। तो ये हमेशा वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, लेस देन 1 होगी। और अगर हमारा AI जो है बड़ा है, BI छोटा है, तो हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे तो ये हो गया 2/3 - 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगी और जब दोनों बराबर हैं तो 0 हैं। तो इसका मतलब SI की 3 वैल्यू हमें दिख रही हैं। SI की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -1 से 1 के बीच में।
0 है तो तब हम कहते हैं कि टोटल ओवरलैपिंग क्लस्टर्स हैं। लेकिन ये हम टोटल क्लस्टरिंग के मेथड पे देखेंगे। पर अभी हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल एसआई निकाला, जो इंडिविजुअल एसआई भी हम कह रहे हैं हर आईएच सैंपल के लिए निकाला, जिसको भी हम कह रहे हैं कि वो 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है और -1 से 0 के बीच में हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, AI क्या है, हाउ वेल सैंपल AI इज असाइन टू द क्लस्टर, सो स्मॉलर द बेटर, क्योंकि जितना छोटा होगा इसका मतलब, क्योंकि AI में हम क्या कर रहे हैं, अपने ही क्लस्टर के बाकी सैंपल से उसका मीन डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये मीन डिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए। अगर वो सारे ही डेटा पॉइंट्स बहुत ही सिमिलर है, एकदम एक दूसरे के पास हैं, तो इसका मतलब AI शुड बी स्मॉल। अब हम BI को क्या देख रहे हैं, BI हम कह रहे हैं दूसरे क्लस्टर के सैंपल से हम इस IH सैंपल का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तो इसलिए वो मीन डिसिमिलैरिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेबरिंग क्लस्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, नेबरिंग क्लस्टर हम किसे कहेंगे, वो क्लस्टर जो कि स्मॉलेस्ट मीन डिसिमिलैरिटी देता है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा नेबरिंग क्लस्टर है। तो ये हमारा नेक्स्ट बेस्ट फिट क्लस्टर है सैंपल आई के लिए। अगर आई इस सैंपल में ना होता तो इसका मतलब इस सैंपल में हमारा होता आई, ठीक है। तो हमारे नेबर्स भी बड़े दूर दूर होने चाहिए। तो अब सिलहोटे कोफिशिएंट क्या है, हमने एसआई निकाला एक आईएच सैंपल के लिए, तो हमारे पास क्लस्टर क्या थे, एक हमारे पास सीआई था और हमने C1, C2 और C3 तीन क्लस्टर हमारे और थे। तो आईएच सैंपल हमारा यहाँ बैठा था, तो हम पहले इसका एक इसके हर सीआई के हर सैंपल का जितने भी 5 डेटा पॉइंट्स थे, हर एक का एसआई निकालेंगे और उसका मीन वैल्यू ले लेंगे। इसमें भी जितने डेटा पॉइंट्स हैं उन सबका एस निकालेंगे और उसका मीन ले लेंगे। तो हमारे पास इस क्लस्टर का SI आ गया, इस क्लस्टर का S1 आ गया, इसका S2 आ गया, इसका S3 आ गया, और फिर उसके बाद हम उन सब का मीन कर देंगे। वो मीन को हम कहेंगे सिलहोटे स्कोर। अब ये सिलहोटे स्कोर क्या होगा, अगर तो वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स होंगे, क्लस्टर्स दूर दूर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर विद इन क्लस्टर भी देखें तो AI जो है हमारा, वो हमारा काफ़ी छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू एनी BI। तो इसका मतलब 1 - AI अपॉन BI हमारी बहुत ही क्लोज टू 1 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि AI डिवाइडेड बाय BI बड़ा छोटा हो जाएगा, एवरेज भी छोटे हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो हमारी वैल्यू क्लोज टू 1 माइनस जो हमारी SI थी जब हम निकाल रहे थे 1 - AI अपॉन BI, अगर ये हर सैंपल के लिए ये वैल्यू बहुत छोटी है तो हर सैंपल के लिए ये वैल्यू क्लोज टू 1 हो जाएगी, तो जब हम मीन निकालेंगे मीन भी क्लोज टू 1 हो जाएगा। और अगर हर एक क्लस्टर के लिए ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब विद इन सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है और अक्रॉस सिमिलैरिटी बहुत कम है। तो वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स में ये सिलहोटे स्कोर जो है हमारा, ये क्लोज टू 1 होगा। अगर ओवरलैपिंग क्लस्टर होंगे तो दोनों ही बराबर हैं। यहाँ से डिस्टेंस, इसका हम डिस्टेंस देख रहे हैं इस सैंपल का, IH सैंपल का, इससे इसके डेटा पॉइंट से इसके डेटा पॉइंट से सब पास पास हैं, तो इसका मतलब कोई मीन डिस्टेंस में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। उस सिनेरियो में हमारा सिलहोटे स्कोर क्लोज टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये हमारे ओवरलैपिंग क्लस्टर्स हैं। और अगर हमारी ये वैल्यू माइनस की तरफ जाती है, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ना, वो BI जो है छोटा है और AI बड़ा है, मतलब कि इस ग्रुप में जो सैंपल्स आपस में थे ये तो AI निकाल रहे थे यहाँ पर तो हम, और यहाँ से यहाँ तक हम BI निकाल रहे हैं। अब BI छोटा हो गया और AI बड़ा हो गया, इसका मतलब बिल्कुल रैंडम क्लस्टरिंग हो रही है, कोई क्लस्टर हमारे प्रॉपरली बन ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से हम जब सिलहोटे स्कोर कंप्यूट करते हैं तो उससे हम समझ पाते हैं कि हमारी क्लस्टरिंग अच्छी है या हमारी क्लस्टरिंग अच्छी नहीं हुई। इन समरी इस मॉड्यूल में हमने क्या समझा, हमने क्लस्टरिंग को समझा, उसकी डेफिनेशन, उसके अच्छे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके एप्लीकेशन और चैलेंजेस क्या होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट क्लस्टरिंग के पैराडाइम्स को भी देखा और एंड में क्लस्टरिंग का एक इवैल्यूएशन मीट्रिक सिलहोटे स्कोर देखा। क्लस्टरिंग के काफ़ी सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक को ही डिस्कस किया है, आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।